नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। देखिए दोस्तों, कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। तो अपन बात करते हैं कार्बनिक यौगिक से संबंधित एक थ्योरी है। क्या है? एक थ्योरी है, उसके बारे में बात करते हैं अपन। ध्यान दीजिए मित्रों, 1815 के अंदर एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था बर्जीलियस। कौन आया था? बर्जीलियस। और बर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिकों के बारे में यह बताया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संभव नहीं है। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण करना है तो उसकी उत्पत्ति किससे की जा सकती है? किसी भी जीवधारी स्रोत से। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण जीवधारी स्रोत से ही संभव है। उसको अपन प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित नहीं कर सकते। यह बात दोस्तों किसने कही थी? बर्जीलियस ने कही थी। क्या कहा था? कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से नहीं किया जा सकता। इसका निर्माण कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल और केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है। इसका निर्माण जीवधारी स्रोतों से ही संभव है। दोस्तों, यह बात किसने कही थी? बर्जीलियस के द्वारा। कब कही गई थी? 1815 के अंदर यह बात कही थी। और इसी बात को एक सिद्धांत दे दिया गया जिसे अपन कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। इसे अपन क्या कहते हैं? जैव शक्ति सिद्धांत। अब दोस्तों क्या हुआ आगे? 1828 के अंदर एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम था हवोलर। 1828 के अंदर कौन सा आया वैज्ञानिक? हवोलर। अब देखिए हवोलर ने क्या कहा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में किया जा सकता है। वो जरूरी नहीं है कि उसका निर्माण जीवधारी स्रोतों से ही हो। अब देखो इसने क्या किया? इस जैव शक्ति सिद्धांत का क्या कर दिया? खंडन कर दिया। खंडन कैसे किया? ये जैव शक्ति सिद्धांत ये कहता है कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे जो हवोलर है, हवोलर साहब के द्वारा 1828 में कार्बनिक यौगिक का निर्माण करके भी बताया गया कि अपन प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। और इन्होंने क्या किया? एक सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। इसने किसका निर्माण किया? यूरिया का। अब देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने हवोलर के द्वारा यूरिया का निर्माण है वो कैसे किया गया। हवोलर के द्वारा अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड को मिलाकर गर्म करके इन्होंने किसका निर्माण किया? यूरिया का निर्माण किया। जैसे देखिए दोस्तों, ये अपना हो गया अमोनियम साइनाइड NH4 होल ट्वाइस SO4, और उन्होंने क्या बनाया? पोटेशियम साइनाइड KCNO। जब इन्होंने इनको मिलाकर गर्म किया, क्या किया? गर्म किया, तब किसका निर्माण हुआ? यूरिया का निर्माण। यहाँ पर देखिए आप, ये तो अपना है अमोनियम सल्फेट। क्या है? अमोनियम सल्फेट। और ये है अपना पोटेशियम साइनेट। इन्होंने जब इनको मिलाकर गर्म किया तब किसका निर्माण हुआ? अमोनियम साइनेट का। NH4 CNO। ये अपना क्या है? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। और साथ में इनको क्या प्राप्त हुआ? K2SO4। पोटेशियम सल्फेट। जब इन्होंने इसको अमोनियम साइनेट को क्या किया? दोबारा गर्म किया।
क्या किया, दोबारा गर्म किया, तो इनको क्या प्राप्त हुआ, NH2 CO NH2। अब ये क्या होता है, यही तो अपना यूरिया है, यही तो अपना क्या है, यूरिया। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, हवोलर के द्वारा प्रयोगशाला के अंदर कृत्रिम रूप से यूरिया का निर्माण करके इस जैव शक्ति सिद्धांत क्या कर दिया गया, खंडन कर दिया गया। तो दोस्तों ये तो हुई कार्बनिक यौगिकों से संबंधित बात। अपन कह सकते हैं कि प्रयोगशाला के अंदर कृत्रिम रूप से निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था, वो था अपना यूरिया। प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से प्रथम कार्बनिक यौगिक निर्मित अपना कौन सा था, यूरिया था। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं कार्बन के बारे में, कार्बन की क्या विशेषता है, क्या इनका परमाणु क्रमांक है, हम कार्बन के बारे में की क्यों अध्ययन करते हैं, और सारे प्रकृति के अंदर बहुत सारे तत्व। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कार्बन के बारे में, कार्बन के क्या गुण हैं। अपन कार्बन का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रकृति के अंदर कार्बन के अन्य तत्वों की तुलना में सर्वाधिक बहुलक है। ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसी कोई भी वस्तु जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता, ऐसी है ही नहीं। प्रत्येक वस्तु के अंदर, प्रत्येक पदार्थ में कार्बन है वो मुख्यतः पाया जाता है। जैसे अपन देख सकते हैं कपड़ा है, अपना भोजन है, कोई भी अनाज है, कोई भी प्लास्टिक है, कोई भी ये जैसे माना कि ये मार्कर है, कुर्सी है, शेर है, सारे सभी पदार्थों के अंदर कार्बन है वो मुख्यतः पाया जाता है। इसलिए अपन कार्बन के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करें कार्बन की, आवर्त सारणी के अंदर कार्बन को कहाँ पर स्थान दिया गया है। तो देखिए आवर्त सारणी के अंदर कार्बन की बात करें तो आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग है, 18 वर्ग है। आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने हैं दोस्तों, 18 वर्ग है। और आवर्त कितने हैं, 7। आवर्त कितने हैं, 7। तो इनमें से देखिए आप 14 नंबर वर्ग, कौन सा वर्ग है, 14 नंबर वर्ग और 2 नंबर आवर्त, इसके अंदर कार्बन को स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी में कार्बन को स्थान कहां पर दिया गया है, वर्ग नंबर 14 और आवर्त कौन सा है, दूसरा आवर्त। इसके अंदर आप देख सकते हैं सारणी के अंदर कार्बन उपस्थित है। फिर देखते हैं दोस्तों कार्बन का प्रतीक क्या है। कार्बन को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, कार्बन का सिंबल है वो है C। किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें कार्बन का परमाणु क्रमांक S, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, S। अब देखिए दोस्तों परमाणु क्रमांक S है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, S। प्रोटॉनों की संख्या S और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, S। अगर बात करूं कार्बन का परमाणु भार, किसकी बात करूं मैं, कार्बन का परमाणु भार। परमाणु भार देखो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसके अंदर देख सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12। 6 + 6 बराबर ये 12। ये 12 आपने क्या है, कार्बन का परमाणु भार। तो कार्बन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p2, अर्थात जो ये ऊपर है वो किसको प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसके अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। अब देखते हैं कार्बन की संयोजकता, किसकी बात करते हैं, कार्बन की संयोजकता। देखिए दोस्तों संयोजकता क्या होती है, किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वही उनकी क्या होती है, संयोजकता। तो अपन देखते हैं ये कार्बन 2 और 4, ये इसका हो गया 6। देखिए दोस्तों बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6। अब देखिए दोस्तों संयोजकता का मतलब क्या है, कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करना चाहता है। अष्टक, अष्टक का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन जब वो पूर्ण करेगा तब उसे अपन कहेंगे अष्टक पूर्ण। और जब किसी भी तत्व का अष्टक पूर्ण होगा तभी वह स्थायित्व को प्राप्त करेगा। अर्थात कोई भी तत्व अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, अष्टक पूर्ण करता है या 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करता है। अब देखिए कार्बन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है तो इसको और 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जैसे माना अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं तो ये कार्बन का क्या हो गया, नाभिक।
पहला कोष, ये कौन सा कोष है दोस्तों? दूसरा कोष। देखिए पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूर्ण करने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये इनको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब ये क्या करेगा? किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा और क्या बनेगा? साझा बनाएगा। तो देखते हैं यह अपनी संयोजकता किस प्रकार पूर्ण करता है। अगर माना कि मैं हाइड्रोजन की इसके साथ मिलाऊं, किसको क्रिया कराऊं? हाइड्रोजन की। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जो अपने बाह्यतम कोष में अष्टक पूर्ण नहीं करता, ये द्विक पूर्ण करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन है वो क्या करता है? द्विक पूर्ण करता है। द्विक पूर्ण करने का मतलब है इसके बाह्यतम कोष में यह 2 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करता है। 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास में है क्योंकि इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को इसके पास में है और यह 1 इलेक्ट्रॉन और प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे परमाणु से क्या करेगा? साझा करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर यह हाइड्रोजन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास में है और 1 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का, इससे ये क्या करेगा? साझा करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन को ज़रूरत होने पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर सकता है और कार्बन को भी आवश्यकता पड़ने पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन साझे में है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है? पूर्ण है। हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है? पूर्ण है। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन का द्वीप क्या हो गया? पूर्ण हो गया। अब देखते हैं कार्बन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन हुए, एक इसने हाइड्रोजन का ले लिया, अब भी इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। तो ये क्या करेगा? 3 हाइड्रोजन को और लेगा। 3 हाइड्रोजन क्या करेगा? और लेगा और इस प्रकार ये क्या करेगा? अपनी संयोजकता को पूर्ण करेगा। इस प्रकार ये क्या करेगा? अपनी संयोजकता को क्या करेगा? पूर्ण करेगा। तो दोस्तों इसने क्या किया? हाइड्रोजन। देखिए कोई भी तत्व के अंदर बाह्यतम कोष में जितना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन वो साझे में देता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन साझे में दिया। अगर मैं यहाँ में बात करूँ ऑक्सीजन की, किसकी बात करूँ? ऑक्सीजन की। तो देखिए ऑक्सीजन परमाणु, अब इसके अंदर बाह्यतम कोष में 100 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन आवश्यकता। तो इसलिए ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या देगा? साझे में देगा। तो अगर यहाँ पर मैं कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराता हूँ तो 2 ऑक्सीजन से कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 अणुओं से क्या और 4 परमाणु से क्या और इसकी संयोजकता पूर्ण हो रही है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 और 5, अर्थात 7 परमाणु क्रमांक इसका। और बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। अर्थात इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसलिए नाइट्रोजन है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन ही साझे में देगा। तो अपन बात करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं अपन कार्बन के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में क्रिया। तो देखिए किस प्रकार ये अपनी संयोजकता ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ मिलकर पूर्ण करता है। तो देखिए ये कार्बन बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। ये आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अपने बात की जो हमारा ऑक्सीजन है इसका परमाणु क्रमांक होता है 2 और 6। 2 और 6 इसका मतलब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ही साझे में देगा। तो यहाँ पर माना कि ये क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु है और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? साझा हो रहा है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 परमाणु, तो ये हो गए 2, 4 और 5 और 6। यहाँ पर एक दूसरा और ऑक्सीजन परमाणु जिसके बाह्यतम कोष में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन साझे में देता है क्योंकि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसने यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने क्या दे दिए? साझे में दे दिए। और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन में क्या दे दिए? साझे में दे दिए। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको कार्बन आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है और इन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन है वो आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर क्या बनता है? बंध बनता है। क्या बनता है? बंध। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यह ऑक्सीजन है, अब आप देखिए ऑक्सीजन के साथ में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के साथ में कितने इलेक्ट्रॉन है?
सॉरी ये यहाँ से नहीं बनेगा, ये यहाँ से बनेगा। कहाँ से बनेगा? यहाँ से। अब आप देखिए मुझे बताइए कि ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 तो इसके पास में थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने कर दिया साझा कार्बन के साथ में, तो इसके पास 8 हो गए, यहाँ पर भी 8 हो गए। अब देखिए कार्बन के पास 4 तो इसके पास में थे, 2 इस ऑक्सीजन से और 2 इस ऑक्सीजन से, इसका मतलब इसने भी अपना अष्टक क्या कर लिया है? पूर्ण कर लिया है। तो यहाँ पर यह संरचना बनेगी C⋅O और C⋅O। तो यहाँ पर यह संरचना बन गई है। अब बात करते हैं कार्बन की नाइट्रोजन के साथ में किस प्रकार ये अपने संयोजकता को पूर्ण करता है। देखिए दोस्तों, यह अपना कार्बन बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये हो गया अपना 4। यहाँ पर अगर बात करूँ मैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? 2 और 5, 7 इसका परमाणु क्रमांक, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन क्या देगा? साझे में। क्यों देगा? क्योंकि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है? आवश्यकता है। तो यह इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या दे दिए? साझे में, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। अब देखिए किस प्रकार ये अपना अष्टक है वो पूर्ण करते हैं। यह 3 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होते हैं? बंध बनाते हैं, और इन तीनों इलेक्ट्रॉनों का कार्बन भी इस्तेमाल करता है और नाइट्रोजन भी इस्तेमाल करता है। ये देखिए अब इसके अंदर क्या है? कार्बन का भी अष्टक क्या है? पूर्ण है। अब ध्यान दीजिए, अब इसके अंदर क्या होता है? जो हमारा नाइट्रोजन है ये इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या दे दिए? साझे में। अब ये एक को क्या कहाँ से ग्रहण करेगा? हाइड्रोजन से। एक को ये कहाँ से ग्रहण करेगा? हाइड्रोजन से। तो अब हाइड्रोजन का विद्युत क्या है? पूर्ण है। हाइड्रोजन का विद्युत क्या है? पूर्ण है। तो ये बंदे वो यहाँ से बनेगा। अब आप देख सकते हैं कार्बन की संयोजकता क्या है? पूर्ण है। कार्बन की संयोजकता पूर्ण है, 2 और 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके अंदर भी देख सकते हैं नाइट्रोजन की भी संयोजकता पूर्ण है। अब यहाँ पर जो इसका बंध बनेगा वो संरचना इस प्रकार बनेगी, C⋅बॉन्ड नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आया। ध्यान दीजिए दोस्तों, कोई भी परमाणु होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है? जितने उसको बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए कम पड़ते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन का वो क्या करता है? साझा करता है। फिर दोस्तों आगे अपन बात करते हैं कार्बन की आकृति के बारे में कि कार्बन की आकृति है वो कैसी होती है। कार्बन की आकृति दोस्तों होती है समचतुष्फलकीय। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय क्या होता है? ऐसी संरचना जिसके अंदर 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हो। कितने त्रिभुजाकार फलक उपस्थित होते हैं? 4। और उन चारों त्रिभुजाकार फलकों में से किसी एक को आधार मानकर और तीनों कोनों के शीर्षों को एक स्थान पर मिलाने पर एक ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? समचतुष्फलक संरचना कह सकते हैं। आप देख सकते हैं समचतुष्फलकीय संरचना। अब देखते हैं बंध कोण। कार्बन के अंदर बंध कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये क्या है? कार्बन के अंदर बंध कोण। देखिए इसकी अगर मैं संरचना बनाऊं तो ये हो गया अपने पास में हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये संरचना होगी CH4। CH4 किसका सूत्र दोस्तों? मेथेन का। अब यहाँ पर जो ये अपना बंध कोण है, ये बंध कोण कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। तो यही तो अपना क्या है? बंध कोण है। फिर दोस्तों आगे अपन बात करते हैं कि कार्बन के अंदर एक विशिष्ट गुण पाया जाता है और उसी गुण के कारण कार्बन है वो इस प्रकृति के अंदर सर्वाधिक बहुलक बनाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। वह गुण है कार्बन कार्बन से जुड़कर एक बहुत ही विशिष्ट शाखित या फिर अशाखित लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसे अपन कहते हैं श्रृंखलन। जिसे अपन क्या कहते हैं? एक कार्बन का विशिष्ट गुण। कार्बन का क्या है? विशिष्ट गुण, और वो है श्रृंखलन। श्रृंखलन दोस्तों क्या होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर एक विशिष्ट लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? श्रृंखलन। और इसी गुण के कारण ही कार्बन सर्वाधिक पाया जाता है। ऐसा और कोई तत्व नहीं है जो अपने ही तत्वों से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। जैसे अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन है वो अधिक से अधिक 2 ऑक्सीजन मिलते हैं, और 2 से ज़्यादा अगर मिलते हैं तो 3 क्या बनाते हैं? ओजोन।
इससे ज़्यादा ऑक्सीजन के परमाणु नहीं मिलते हैं, नाइट्रोजन के भी 2 से अधिक परमाणु नहीं मिलते हैं, लेकिन कार्बन के बहुत सारे परमाणु साथ में मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, अपन कहते हैं श्रृंखलन। तो देखते हैं दोस्तों श्रृंखलन, जैसे ये अब ये क्या है, ये एक कार्बन की लंबी श्रृंखला है। जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स है, एक लाइन के अंदर एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। जरूरी नहीं है, अब आप ये मत बोलना कि इसकी संयोजकता पूर्ण नहीं, आप संयोजकता इसकी पूर्ण कर सकते हो। ये इनकी संयोजकता क्या होगी, ये पूर्ण की, जरूरी नहीं कि एक पंक्ति के रूप में हो, यह इस प्रकार भी व्यवस्थित हो सकते हैं, यह इस प्रकार भी व्यवस्थित हो सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन कार्बन से ही जुड़कर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी निर्माण कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि कार्बन परमाणु से जुड़कर सिंगल बॉन्ड, द्विबॉन्ड और त्रिबंध का भी निर्माण करता है। जैसे देखिए यह कार्बन का परमाणु और यह का दूसरा कार्बन का परमाणु, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, साझा हुआ है। जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है वहाँ पर कौन सा बंध बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर अपना कौन सा बंध है, एकल बंध। दूसरा है अपना द्विबंध। द्विबंध के अंदर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं अपन, अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। कार्बन अपने 4 संयोजकता पूर्ण करेगा। अब 2 तो यहाँ से पूर्ण हो गई है, 2 इसकी है बाकी, तो 2 ये हाइड्रोजन से क्या करेगा, पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा बंध है अपना, द्विबंध। कौन सा बंध है, द्विबंध, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, साझा हुआ है। अब इसको अपन डायग्राम बना के आगे समझते हैं कि इनका किस प्रकार साझा होता है। अब देखते हैं त्रिबंध। त्रिबंध के अंदर क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, साझा होगा। यह त्रिबंध है। अब देखिए इसमें से कार्बन की संयोजकता कितनी पूर्ण है, 3 संयोजकता कार्बन की पूर्ण है, 1 बाकी है, तो 1 यह हाइड्रोजन से क्या कर लेगा, पूर्ण कर देगा। तो ये हो गया अपना त्रिबंध, ट्रिपल बंध। कौन सा बंध हो गया है, ट्रिपल बंध। अब देखते हैं इनके अंदर कि किस प्रकार संरचना का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों देखिए कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपना कार्बन, ये दूसरा कार्बन। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। इसके भी 1 2 3 और 4। अब ये क्या होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तब सिंगल बंध का निर्माण होगा। जैसे माना कि इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, तो एक जब एक का साझा करेगा तो एक की संयोजकता पूर्ण होगी, बाकी 3 संयोजकता किससे पूर्ण होगी, बाकी 3 संयोजकता होगी हाइड्रोजन से पूर्ण होगी। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इनके पास वाला 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन से ग्रहण करके अपना द्विक है वो पूर्ण करेंगे। ये इन्होंने क्या किया, 1 है वो कार्बन से ग्रहण करके अपना द्विक क्या कर लिया, पूर्ण कर लिया। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का द्विक क्या है, पूर्ण है। हाइड्रोजन का द्विक क्या है, पूर्ण है। और कार्बन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात यहाँ पर कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इस कार्बन का अष्टक क्या है, पूर्ण है। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होता है, इस प्रकार का बंध बनता है और यहाँ पर भी कार्बन इस प्रकार अपना अष्टक क्या करता है, पूर्ण करता है। तो इनमें कार्बन और कार्बन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। यही अपनी संरचना क्या कहलाती है, एकल बंध कहलाती है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं द्विबंध के बारे में। तो इनमें देखिए कि कार्बन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। जैसे अब 2 इलेक्ट्रॉन साझा होगा तो 2 संयोजकता ये पूर्ण कर देंगे। पीछे कितनी संयोजकता बची, पीछे बची 2 संयोजकता। तो ये अपनी 2 संयोजकता किससे पूर्ण करेंगे, हाइड्रोजन से पूर्ण करेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी क्या करेंगे, इस कार्बन से संयोजकता साझा बनाकर अपना
द्विक पूर्ण करेंगे। ये इन्होंने क्या कर दिया है, द्विक पूर्ण कर लिया है। और यहाँ पर देखिए कार्बन क्या करेगा, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप दो, ये अब यहाँ पर कार्बन की संख्या पूर्ण है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कार्बन की संख्या क्या होगी, पूर्ण हुई है। इसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये इसकी संरचना इस प्रकार बनेगी और कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा बंध बनेगा, द्विबंध बनेगा। अब बात करते हैं इसी प्रकार यहाँ पर अपन त्रिबंध के बारे में। जैसे कार्बन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 1 2 3 और 1 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति है वो कहाँ से करेंगे, हाइड्रोजन से करेंगे। तो ये हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या दे दिया, साझे में दे दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, वही यहाँ पर प्रोसेस होगा। ये देखिए ये हाइड्रोजन अपना द्विक आसानी से पूर्ण कर रहा है और यहाँ पर कार्बन भी 3 और 3 6 और ये 2 8 अपना अष्टक पूर्ण कर पा रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हाइड्रोजन 6 और 2 8 अपना अष्टक पूर्ण आसानी से कर रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी अपना आसानी से अष्टक पूर्ण कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा बंध बनेगा, त्रिबंध बनेगा। आज की क्लास में इतना ही, आगे अपन पढ़ेंगे IUPAC नामकरण के बारे में। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।